वन फोटोसिंथेसिस इन हाई प्लांट चैप्टर पे बेस्ड एमसीक्यू का ये सेकंड पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। विच हाइपोथेसिस बेस्ट एक्सप्लेन्स द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन क्लोरोप्लास्ट? क्या उसे हम कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस कहते हैं, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, पोटेंशियल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस या फिर रिडॉक्स ग्रेडियंट हाइपोथेसिस? तो आप सभी ने अगर एनसीईआरटी पढ़ा हो तो आप सभी को इसका आंसर पता है कि कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। हम ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर इसका निकल के आता है। बिना टाइम को वेस्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉमन? क्वेश्चन में पूछा है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चैप्टर इन दोनों में क्या कॉमन बात है। अगर आपने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो इसका आंसर करना काफ़ी ईजी है। चलिए मैं रीड कर देता हूँ। ऑप्शन ये कहता है ए कि इन यूकैरियोट्स बोथ प्रोसेस अकर इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स, या फिर ऑप्शन बी एटीपी सिंथेसिस इन बोथ प्रोसेसेस रिलाइज ऑन कीमोऑस्मोटिक मैकेनिज्म, या फिर ऑप्शन सी बोथ यूज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, या फिर ये सारे ही ऑप्शन सही हैं और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर है। तो आंसर करिए इसका। तो अगर आपने दोनों ही चैप्टर को पढ़ा हो तो ये दोनों ही चीज़ हमें देखने को मिलती है दोनों ही जगहों पे। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है एंड रेस्पिरेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो भी हम क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉन के थ्रू एनर्जी के जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है। और इनके अंदर प्रोटॉन का मूवमेंट होता है, H+ का मूवमेंट होता है, तो उससे एटीपी की जनरेशन होती है दोनों ही जगहों पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी होता है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर में। इस वजह से ये सारे स्टेटमेंट हमारे सही होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63 को अगर हम रीड करें तो प्रोटॉन ग्रेडियंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बिकॉज। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों ज़रूरी है? क्या इसलिए ज़रूरी है कि बिल्डिंग अप ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीजेस एनर्जी, या फिर बिल्डिंग अप ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इंक्रीजेस द पीएच टुवर्ड ल्यूमन साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज CO2, या फिर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीजेस एनर्जी? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा होगा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो इससे एनर्जी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ना तो बिल्डिंग अप होगा हमारा, तो बिल्डिंग अप वाले तो हमारे हो ही नहीं सकते, ये ऑप्शंस हमारे गलत हैं। क्योंकि बिल्डिंग अप से लाइक अगर हम देखें तो स्टोमा और ल्यूमन साइड में अगर प्रोटॉन का डिफरेंस हम क्रिएट कर रहे हैं तो उससे एटीपी जनरेशन नहीं होता। जब प्रोटॉन हमारे मूव करते हैं ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड से स्टोमा वाले साइड में एटीपी सिंथेस के थ्रू, तब जा कर के हमारा एटीपी का जनरेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज द एनर्जी। जब हम प्रोटॉन ग्रेडियंट को, ग्रेडियंट मतलब प्रोटॉन का, पहली बात तो प्रोटॉन मतलब H+ की बात हो रही है, और ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस यानी अंतर। तो ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड और स्टोमा में जो प्रोटॉन के कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, जब हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे एटीपी सिंथेस के थ्रू, तो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस वजह से ये हमारा राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको एक डायग्राम दिया गया है जो कि हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, एंड आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे ABCDNE क्या है। ठीक है, सो अगर आप ए देख पा रहे हो तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, कौन सा फोटो सिस्टम के थ्रू वाटर की स्प्लिटिंग या फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन्वॉल्व होता है? तो आप सभी को पता है कि फोटो सिस्टम सेकंड के थ्रू ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी वाले डायग्राम की, इस वाले की, तो आपको पता है कि बी वाला पोर्शन फोटो सिस्टम 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वहीं पे इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होता है तो NADPH या फिर NADPS2 हम जिसे कहते हैं उसका जनरेशन होता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी फोटो सिस्टम 1। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो बेसिक सी बात है कि ए और बी यानी फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम 1 के बीच में कौन होता है? साइटोक्रोम B6 एंड F होते हैं। ये वाले कंपाउंड होते कि नहीं होते? तो ऑप्शन सी वुड बी फोटो साइटोक्रोम B6 एंड F। अगर हम डी वाले पोर्शन की बात करें
तो डी की अगर हम बात करें तो ये थैलाकॉइड की ल्यूमेन है, ये तो आपको दिख रहा है। एंड अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ई की, तो ये स्टोमा वाला साइड है। क्या है? स्टोमा वाला पोर्शन है। तो अगर हम अपने ऑप्शन से मैच करें तो ऑप्शन नंबर डी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी है हमारा लास्ट वाला, ये राइट आंसर है। ए हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड है, बी हमारा फोटो सिस्टम 1 है, ये सी हमारा साइटोक्रोम B6 है, डी हमारी ल्यूमेन वाली साइड है और ई हमारा स्टोमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इनटू द ल्यूमेन बिकॉज, क्वेश्चन अराइज करा है उसने कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करा जाता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस इनटू द ल्यूमेन बिकॉज, क्यों? तो ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की बात कर रहा है और वो भी प्रोटॉन किधर पंप करा जा रहा है? प्रोटॉन को ल्यूमेन में भेजा जा रहा है। ऐसा कब होता है कि जब प्रोटॉन को ल्यूमेन में भेजा जाता है? तो अगर आपको याद हो तो फोटो सिस्टम सेकेंड से फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्यूनॉन से प्लास्टो जब क्यूनॉल बनता है, PQ से PQS2 बनता है और PQS2 से दोबारा PQ बनता है और इलेक्ट्रॉन आगे पास कर जाता है साइटोक्रोम B6 एंड F के पास, तो प्रोटॉन कहाँ पंप करा जाता है? ल्यूमेन वाले साइड में। ठीक है, तो वही बात कर रहा है ये प्लास्टोक्यूनॉन की कि प्लास्टोक्यूनॉल से प्लास्टोक्यूनॉन बनता है तो प्रोटॉन ल्यूमेन्स वाले साइड में आता है। तो असल में प्लास्टोक्यूनॉन है क्या? क्या कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या कोई हाइड्रोजन कैरियर है या क्या है वो? ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसने अराइज करा है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द हाइड्रोजन कैरियर विच इज़ प्रेजेंट ऑन अ इनर मेम्ब्रेन, या फिर इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर, या फिर इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या फिर इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू हाइड्रोजन कैरियर विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 65 का ए। ऐसा क्यों? क्योंकि ल्यूमेन वाले साइड में जो प्रोटॉन जा रहा है, जब प्लास्टोक्यूनॉन प्रोटॉन को पकड़ता है स्टोमा वाले साइड से और टर्न हो जाता है PQS2 में, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है कहाँ से? इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है फियोफाइटिन से, और फियोफाइटिन कहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है? फोटो सिस्टम सेकेंड से। और जब प्लास्टोक्यूनॉन से क्यूनॉल से प्लास्टोक्यूनॉन दोबारा बनता है तो इस प्रोटॉन को पंप कर दिया जाता है ल्यूमेन वाले साइड में और इलेक्ट्रॉन को पास कर देते हैं साइटोक्रोम B6 एंड F के पास। तो यही बोला है कि ये जो हमारा प्लास्टोक्यूनॉन है ये क्या है? ये हमारा हाइड्रोजन कैरियर है। इस वजह से 65 का ए हमारा राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66, NADP रिडक्टेज एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन, कहाँ प्रेजेंट होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम? तो अगर आपने कभी डायग्राम को क्लियरली ऑब्जर्व करा हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो आपको दिखेगा कि ये किस साइड में प्रेजेंट होता है? ल्यूमेन में या लेमिली साइड में या फिर स्टोमा वाले साइड में? तो इसका राइट आंसर है स्टोमा वाले साइड में, क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम जो होता है वो NADP पॉजिटिव को NADPH में चेंज करवाता है, और जो प्रोटॉन आते हैं वो कहाँ से आते हैं? स्टोमा वाले साइड से आते हैं। इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फाउंड इन, क्लोरोप्लास्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? क्या थैलाकॉइड के ल्यूमेन में पाए जाते हैं, या फिर दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस में जिसको हम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं, या फिर एंटीनी कॉम्प्लेक्स में, या फिर स्टोमा वाले साइड में? तो आप सभी को पता है कि प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन कहाँ पे होता है? ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में। और जब ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड से स्टोमा में प्रोटॉन को भेजा जाता है तो ATP का जनरेशन होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है यहाँ पे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68 क्वेश्चन पे, प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू, किस वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करा जाता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू स्टोमा, या फिर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू ल्यूमेन, या फिर मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू ल्यूमेन, या फिर मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू स्टोमा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो ल्यूमेन वाले साइड में ज़्यादा होते हैं, तो जब उनको स्टोमा वाले साइड में ATP सिंथेस की मदद से पंप करते हैं हम, तो हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो ब्रेक करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 69, द एटीपी सिंथेज ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ। एटीपी सिंथेज कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? होपफुली आपने अपने आंसर पिक कर लिया होगा। इस पर हम टाइम ना वेस्ट करते हुए ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। CF0 और CF1 दो पार्टिकल मिल करके एटीपी सिंथेज कंस्टिट्यूट करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ATPase हैज़ चैनल डेट अलाउज H+ डिफ्यूज़न, या फिर चैनल डेट अलाउज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़न, या चैनल डेट अलाउज O2 मॉलिक्यूल डिफ्यूज़न, या फिर चैनल डेट अलाउज CO2 मॉलिक्यूल डिफ्यूज़न। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये ATPase ना हो करके ATP सिंथेज होना चाहिए। ATP सिंथेज और ATPase दो अलग अलग एंजाइम होते हैं। ATP सिंथेज उसे कहते हैं जो ATP का फॉर्मेशन करवाता है, और ATPase उसे कहते हैं जो कि ATPase किसे कहते हैं? जो ATP की हाइड्रोलिसिस करता है, यानी ATP का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे ज़रा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये हमारा ATP सिंथेज है। तो ATP सिंथेज एंजाइम क्या करता है? प्रोटॉन के डिफ्यूज़न को अलाउ करता है। क्या करता है? प्रोटॉन के डिफ्यूज़न को अलाउ करता है। इस वजह से 70 का ऑप्शन ए हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा किस टॉपिक से क्वेश्चन है? वेयर आर द ATP and NADPH2 यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 71 को मैं रीड करता हूँ। ATP and NADPH2 produced in light reaction by the movement of electron in electron transport chain are used immediately for, ऑप्शन नंबर ए क्या है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में, यानी कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन में, शुगर के सिंथेसिस में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में, या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। आपने आंसर को पिक करिए। तो असल में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, क्योंकि हम शुगर की सिंथेसिस कराते हैं बायोसिंथेटिक फेज़ में, और उसी में ATP और NADPH का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ हम इसे कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है किस में? शुगर में, या फिर कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट में। इस वजह से ये भी ऑप्शन सही है। इसी वजह से हम और अपने आंसर को पिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72, इफ़ द लाइट बिकम्स अनअवेलेबल ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस देन, अगर लाइट जो है वो अनअवेलेबल हो जाए फोटोसिंथेसिस के दौरान तो क्या होगा? क्या बायोसिंथेटिक फेज़ रुक जाएगी, या फिर बायोसिंथेटिक फेज़ नहीं रुकेगा, या फिर बायोसिंथेटिक फेज़ स्टॉप हमेशा के लिए, या फिर बायोसिंथेटिक फेज़ चलता रहेगा कुछ वक्त के लिए और उसके बाद से रुकेगा? तो ये NCERT की लाइन है, अगर आपने ध्यान से कभी पढ़ी हो तो, कि बायोसिंथेटिक फेज़ कंटिन्यूस फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप्स। क्योंकि लाइट जैसे ही अनअवेलेबल हो जाएगा, लाइट रिएक्शन तो नहीं होगा। जब लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो ATP और NADPH तो नहीं बनेंगे, जो कि ज़रूरत होती है इनकी डार्क रिएक्शन में। तो जब तक कि ATP और NADPH हमारे सिस्टम के अंदर रहेंगे तब तक हमारा डार्क रिएक्शन चलेगा, लेकिन लाइट चूँकि अनअवेलेबल हो चुकी है तो इनका फॉर्मेशन तो होगा नहीं, तो कुछ देर बाद हमारी डार्क रिएक्शन भी रुक जाएगी। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, what is the advantage of light reaction producing ATP and NADPH2 on the stromal thylakoid membrane? तो मैं रीड करता हूँ इनके ऑप्शंस। वाटर इज मोर इन थैलाकॉइड, लाइट रिएक्शन अकर इन स्टोमा, डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल अकर इन ग्रेना एंड नीड्स ATP and NADPH2, and option number D, Calvin cycle which consumes ATP and NADPH2 occur in stoma। तो पहली बात तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि ग्रेना में डार्क रिएक्शन नहीं होता, स्टोमा में होता है। लाइट रिएक्शन हमारा कहाँ पे होता है? ग्रेना में होता है, स्टोमा में नहीं होता। इस वजह से मोर एप्रोप्रिएट हमारा आंसर या सबसे सही आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर डी है, कि कैल्विन साइकिल कहाँ पे होती है? स्टोमा वाले साइड में होता है, क्योंकि कैल्विन साइकिल एक डार्क रिएक्शन है, बायोसिंथेटिक फेज़ है, जिसमें कि ATP और NADPH2 का इस्तेमाल होता है CO2 के फिक्सेशन के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Plant are divided into two groups based on pathway they use for CO2 assimilation during the biosynthetic phase of photosynthesis. They are C3 and C4 plant. तो C3 प्लांट में जब CO2 का कह सकते हैं कि बाइंडिंग होती है जिसे हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, और C4 प्लांट में जब CO2 का फिक्सेशन होता है तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? C3 प्लांट में क्या बनता है, कोई आंसर करेगा? तो C3 प्लांट में बनता है फॉस्फोग्लिसरेट, जिसे हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं, और C4 प्लांट में क्या बनता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जिसे OAA शॉर्ट में हम लिखते हैं। तो 74 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग अ डार्क रिएक्शन द एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज, डार्क रिएक्शन के दौरान CO2 का एक्सेप्टर कौन होता है? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कह सकते हैं। कौन होता है? तो होता है RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। अगर हम C3 प्लांट की बात करें, C4 प्लांट में असल में बाइकार्बोनेट जो होता है इसको पकड़ता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और फॉर्म करता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और फाइनली जब ये बंडल सी सेल में पहुंच करके जब इस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो कि मैलिक एसिड में टर्न हो गया था, इस मैलिक एसिड को जब 3 कार्बन के एसिड में और CO2 में डिकार्बोक्सिलेशन कराया जाता है तो इस CO2 को भी कौन एक्सेप्ट करता है? RUBP ही एक्सेप्ट करता है। इस वजह से RUBP हमारा राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई केल्विन साइकिल इज कॉल्ड C3 साइकिल? इसका आंसर सबको पता है, क्योंकि जो प्राइमरी जो स्टेबल प्रोडक्ट हमारा बनता है CO2 को पकड़ने के बाद, जो पहला कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का, और वो क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। इस वजह से ऑप्शन क्या होगा हमारा 76 का C। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन स्टोमा में क्या होता है? ऑप्शन ए है एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट CO2 इनटू द प्लांट लीडिंग टू ATP and NADPH2 फॉर्मेशन। एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट CO2 इनटू प्लांट लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ शुगर विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च। या फिर लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड टू फॉर्म ग्लूकोज। या फोर्थ ATP and NADPH2 आर स्प्लिटेड एंड वाटर इन O2 कम्स आउट। तो जो मोर अप्रोप्रिएट या फिर हमारा यहाँ पे सही आंसर निकल के आता है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि स्टोमा वाले साइड में क्या होता है? शुगर की सिंथेसिस होती है जिसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, और इसमें ढेर सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो CO2 का फिक्सेशन कराते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बोक्सिलेशन C3 साइकिल इज कैटलाइज्ड बाय। C3 साइकिल किसके द्वारा कैटलाइज करी जाती है? तो आप सभी को पता है कि ये रूबिस्को एंजाइम के द्वारा कैटलाइज करा जाता है। रूबिस्को का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट सेक्शन में पूरा नाम रूबिस्को का लिखिए ज़रा। तो रूबिस्को का पूरा नाम होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Every CO2 molecule entering the Kelvin cycle needs 2 molecule of NADPH and 3 molecule of ATP for its fixation, या फिर 2 molecule of NADPH and 2 molecule of ATP for its fixation, या फिर variable amount of ATP, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओनली NADPH। तो आप सभी को पता है कि जब एक बार केल्विन साइकिल मूव चलता है तो एक CO2 कंज्यूम होता है, और एक बार साइकिल चलती है तो 3 ATP का खर्च आता है। 2 ATP खर्च होते हैं रिडक्शन वाले स्टेप में, और 1 ATP खर्च होता है रीजनरेशन वाले स्टेप में। और रिडक्शन वाले स्टेप में 2 NADPH भी लगते हैं जब एक बार साइकिल चलती है तो। इस वजह से 79 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डार्क रिएक्शन में रीजनरेशन ऑफ RUBP नीड्स। रीजनरेशन वाले स्टेप में अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बोला कि कितने ATP खर्च होते हैं? 1 ATP यूटिलाइज होता है एक बार जब साइकिल चलती है तो। हाउ मैनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल प्रोड्यूसेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज?
तो आप सभी को पता है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 CO2 कंज्यूम होते हैं और एक बार केल्विन साइकिल चलती है तो 1 CO2 कंज्यूम होता है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने के लिए मुझे 6 कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करना पड़ेगा और इसके लिए 6 बार केल्विन साइकिल को चलने की ज़रूरत है। इस वजह से 81 का ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन डार्क साइकिल यानी डार्क रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन नीड्स कितना ATP एंड कितना NADPH। तभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 कंज्यूम होते हैं। केल्विन साइकिल जब एक बार चलती है तो 1 CO2 कंज्यूम होता है। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको कि जब केल्विन साइकिल चलती है और 1 CO2 का फिक्सेशन करते हैं तो 3 ATP का खर्च आता है और 2 NADPH का खर्च आता है। चूँकि मैंने आपसे कहा कि एक ग्लूकोज बनाने में कुल 6 CO2 का खर्च आता है, यानी अगर हम इसको 6 टाइम्स कर दें, ठीक है, इसको अगर हम 6 टाइम्स कर दें तो इनको भी हमें 6 टाइम्स करना पड़ेगा। तो यानी 6 बार साइकिल चलेगी तो कुल हमारे 18 ATP का और 12 NADPH का खर्च निकल के आएगा। इस वजह से 82 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। इसमें आपको एक डायग्राम शो करा गया है जिसमें कि आपको ABC पूछा गया है। असल में ये C3 साइकिल को ही इसने पूछ लिया है आपसे कि पहला स्टेप, दूसरे स्टेप और तीसरे स्टेप का नाम क्या होता है। होपफुली आपको ये तीनों ही नाम पता होंगे। पहले स्टेप को क्या बुलाते हैं? कार्बोक्सिलेशन, दूसरे को रिडक्शन और तीसरे को रीजनेशन। तो इसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने ऑप्शन को पिक करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन केल्विन साइकिल इफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP इज कार्बोक्सिलेटेड हाउ मैनी PGA मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड। मैं आपको 2 सेकंड देता हूं, आप इसका आंसर करिए ज़रा। तो बच्चों RUBP एक 5 कार्बन का कंपाउंड होता है और कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का जुड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन का कंपाउंड होता है। तो 5 कार्बन का कंपाउंड और एक कार्बन का कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं या कंबाइन करेंगे तो आप मुझे बताइए PGA कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। तो 6 कार्बन मिलने से अगर मुझे 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाना है तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। यही 2 हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो लाइन बाय लाइन का वीडियो इस पर्टिकुलर चैप्टर का हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब वहाँ से पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं, NCERT के साथ साथ इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, एंड आपको वो चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देन फिर आकर के आप इन क्वेश्चंस को दोबारा ऑप्ट करिएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 85 Which of the following begins the Calvin cycle and is the commitment step that result the entire pathway being carried out? कौन सा ऐसा स्टेप होता है कैल्विन साइकिल का जो कि ये पक्का कर देता है कि हाँ अब ये पाथवे चलेगी ही चलेगी और हमारा शुगर बनेगा ही बनेगा? कौन सा स्टेप होता है? सेकंड स्टेप, पहला स्टेप या तीसरा स्टेप, या फिर कहीं से शुरू हो जाएगा? तो बच्चों पहला स्टेप। क्यों? क्योंकि जैसे ही RUBP CO2 के साथ जुड़ता है रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में और फॉर्म करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA, वैसे ही पक्का हो जाता है कि कैल्विन साइकिल चल चुकी। वरना ऐसा भी हो सकता था कि RUBP O2 से जुड़ जाए रुबिस्को के प्रेजेंस में, फोटो रेस्पिरेशन हो जाए। तो पहला स्टेप ही मार्क कर देता है कि हमारी कैल्विन साइकिल हो रही है एंड हमारा शुगर की सिंथेसिस हो गई और ये प्रोसेस कैरीड आउट करी जाएगी। तो 85 का ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विथ रेफरेंस टू 3 Kelvin cycles, which of the following given option is correct for following question? इन्होंने क्वेश्चन अराइज करा है कि 3 बार अगर कैल्विन साइकिल चलती है तो आप मुझे बताइए
कि कितने कंपाउंड्स बनेंगे। आइए देखते हैं किसके कितने कंपाउंड इसने पूछे हैं। पहला है हाउ मैनी ग्रॉस PgAl मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस। PgAl है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। जो Pg आप पढ़ते हो फॉस्फोग्लिसरेट या जिसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हो, जो कि कार्बोक्सिलेशन स्टेप में हमारे केल्विन साइकिल के जनरेट होता है, जब उसका रिडक्शन करा जाता है तो क्या बनता है? ट्रायोस फॉस्फेट बनता है। ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब होता है कि 3 कार्बन का शुगर जो फॉस्फेट ग्रुप कैरी करता हो। तो गिसल्डिहाइड, जिसको हम फॉस्फोगिसल्डिहाइड पूरा बुला रहे हैं, ये भी गिसल्डिहाइड 3 कार्बन का कंपाउंड होता है जो कि फॉस्फेट कैरी किए हुए है। साथ ही साथ DHAP भी होता है हमारा क्या? ट्रायोस फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। PgAl और DHAP के बारे में आप रिस्पिरेशन वाला जब चैप्टर में ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हो तो भी आप इनके नाम सुनते हो। तो अगर आपने लाइन बाय लाइन वाले पोर्शन को पढ़ा होगा NCERT के, तो आपने इन टर्म्स को सुना होगा जो कि हमने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया हुआ है। तो क्वेश्चन अराइज है कि हाउ मेनी ग्रॉस PgAl मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड। मैं आपको बता दूं कि जब एक बार केल्विन साइकिल चलती है तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 2PGA के, और 2 ही मॉलिक्यूल बनेंगे किसके? PgAl के। एक बार अगर साइकिल चली तो 2PgAl बनेंगे। फिर है कि टोटल हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ PgAl मॉलिक्यूल। असल में जो फॉस्फोगिसल्डिहाइड है ये सेकेंड स्टेप में ही बन जाता है, यानी रिडक्शन का स्टेप पूरा होता है तो ये बन जाता है, और तब तक 2 ATP और 2 NADPH खर्च होते हैं। तो हमें ATP की बात पूछी है तो हमने लिख लिया कि 2 ATP का खर्च आया। तीसरा सवाल है टोटल हाउ मेनी NADPH2 मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑब्टेन्ड PgAl मॉलिक्यूल। तो बच्चों रिडक्शन वाले स्टेप में 2 NADPH भी खर्च होता है। तो अगर एक बार केल्विन साइकिल चलती है तो ये हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है। बट क्वेश्चन में कितना बोला गया है? 3 केल्विन साइकिल को, तो हम इनको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस हिसाब से हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर B। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंडल सी सेल्स ऑफ C4 प्लांट आर रिच इन विच एंजाइम। तो C4 प्लांट में अगर हम बंडल सी सेल की बात करें तो कौन सा एंजाइम उसके अंदर मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में होता है? पेप कार्बोक्सिलेज या रुबिस्को? तो इसका आंसर है रुबिस्को एंजाइम। अगर यही आपसे मीजोफिल सेल की बात करता तो मीजोफिल सेल की बात करता तो इसका आंसर पेप कार्बोक्सिलेज निकल के आता, जिसे हम पेप्सिएज भी कहते हैं। बट इसने बात करी है बंडल सी सेल की, और बंडल सी सेल में क्या होता है? C3 साइकिल होता है C4 प्लांट में। तो यहाँ पे हम रुबिस्को की बात करने वाले हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 88 क्रेंज एनाटॉमी इज फाउंड इन। अभी तक तो आप सबको रट गया होगा कि क्रेंज एनाटॉमी हमें कहाँ देखने को मिलती है? क्रेंज एनाटॉमी देखने को मिलती है C4 प्लांट में केवल, क्योंकि बीच में वस्कुलर बंडल होते हैं, इनके सराउंड में बंडल सी सेल होते हैं और उनके सराउंड में मीजोफिल सेल्स होते हैं। तो इन अरेंजमेंट को हम क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैच एंड स्लैक पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज। हैच एंड स्लैक पाथवे किसको कहते हैं? C3 या C4 को? C4 को। C4 साइकिल को हम हैच एंड स्लैक पाथवे के भी नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और C3 साइकिल को केल्विन साइकिल के नाम से बुलाते हैं, ऑन द नेम ऑफ डिस्कवरर मेल्विन केल्विन। तो केल्विन साइकिल की बात तो नहीं करी है इसने, C4 प्लांट की बात करी है। तो C4 प्लांट में जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है? तो वो होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसे हम पेप के नाम से भी बुलाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्लस CO2 प्लस H2O गिव्स ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड StPO4। इसने X के बारे में पूछा है कि X क्या है। असल में यहाँ पे इसने X का मतलब है कि कौन सा एंजाइम इस प्रोसेस को कैटालाइज करता है। तो आप सभी को अभी मैंने बताया कि वो एंजाइम होता है पेप्सिएज या पेप कार्बोक्सिलेज। तो 90 का C। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बोथ आर फाउंड इन विच सेल।
तो बच्चों मीज़ोफिल सेल्स में ही हमारा क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। और बंडल सीथ में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, इस वजह से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड में रिड्यूस कर दिया जाता है और इन फॉर्म में वो इंटर करते हैं बंडल सीथ सेल में। लेकिन ये प्रोसेस हुई कहाँ पे या फिर ये कहाँ पाए गए, ये हमें मिलता है मीज़ोफिल सेल्स में। कहाँ पे, मीज़ोफिल सेल्स में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ दीज इज़ इनकरेक्ट फॉर C4 प्लांट। C4 प्लांट में के बारे में कौन सी बात गलत है? A. क्रेंजनाटोमी, B. CO2 एक्सेप्टर इज पेप, थर्ड पेप्सिएज इन मीज़ोफिल, या फिर D. रुबिस्को इन मीज़ोफिल। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस करा कि मीज़ोफिल सेल्स में क्या होगा, पेप्सिएज होगा, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। CO2 एक्सेप्टर फॉस्फोइनल पायरुवेट होता है, ये भी सही है। क्रेंजनाटोमी होती है, ये भी सही है। लेकिन रुबिस्को मीज़ोफिल्स में कहाँ होता है? रुबिस्को कहाँ पे होगा, कौन से सेल्स में? बंडल सीथ में। वेरी गुड, बंडल सीथ सेल्स में हमें देखने को मिलेगा रुबिस्को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 को अगर हम देखें तो इसने ABCD आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करा गया है और आपसे पूछा गया है कि ABCD है क्या। अगर आप ध्यान से देखिए तो A हमारा क्या है, मीज़ोफिल है या बंडल सीथ सेल है? ये मीज़ोफिल सेल है, क्योंकि यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो है वो फॉस्फोइनल पायरुवेट से जुड़ करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना रहा है, जिसको मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो A हमारा यहाँ से निकल के आया मीज़ोफिल सेल। यहीं से हम ऑप्शन सी, सॉरी क्वेश्चन, अगर हम इसमें सी की बात करें तो क्वेश्चन सी क्या है, सॉरी क्वेश्चन या सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से सेल्स को? तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे बंडल सीथ सेल को, क्योंकि बंडल सीथ सेल में ही क्या हो रहा है, बंडल सीथ सेल में हमारी C3 साइकिल चलेगी, डिकार्बोक्सिलेशन होगा और 3 कार्बन का एसिड जो है, जो कि पायरुवेट होता है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा फॉस्फोइनल पायरुवेट के रीजनरेशन में। अब हम बात करते हैं कि B और D क्या रिप्रेजेंट करता है। B एंड D क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो B रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा फिक्सेशन को, CO2 के फिक्सेशन को, जो कि बाइकार्बोनेट के फॉर्म में फॉस्फोइनल पायरुवेट से जुड़ रहा है। और D की बात करें तो जो ये 4 कार्बन का एसिड है, जो कि मैलिक एसिड है, इसका हो रहा है डिकार्बोक्सिलेशन। तभी तो आप देखिए कि ये 3 कार्बन के एसिड में और CO2 में टूट रहा है, इस वजह से D हमारा हो जाएगा डिकार्बोक्सिलेशन। तो अगर हम अपने ऑप्शन को पिक करें तो कौन सा ऑप्शन निकल के आता है एकदम करेक्ट? तो वो है ऑप्शन नंबर A। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिक्वायर हाउ मच इन C4 प्लांट ATP एंड NADPH रिस्पेक्टिवली। यानी इसने C4 प्लांट के बारे में ये पूछा है कि एक CO2 मॉलिक्यूल के फिक्सेशन में कितने ATP और NADPH का खर्च आता है। हमारे NCERT बुक में इसकी कैलकुलेशन नहीं दी गई है। C4 के रिस्पेक्ट में हमें C3 के बारे में पता है, जो कि कितना होता है, 3 ATP और 2 NADPH जब एक बार साइकिल चलती है। डिफरेंस यहाँ पे केवल इतना आता है C4 प्लांट में कि ATP की संख्या बढ़ करके 5 हो जाती है और NADPH हमारा 2 ही रहता है। इस वजह से आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं कि 94 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ होमवर्क के तौर पे, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधे। पेप्सिएज हैज़ एन एडवांटेज ओवर द रुबिस्को, द एडवांटेज इज। पेप्सिएज रुबिस्को से क्यों बेटर है? क्या रुबिस्को कंबाइन करता है O2 के साथ और पेप्सिएज नहीं करता, या फिर रुबिस्को कंबाइन करता है NO2 के साथ, पेप्सिएज नहीं करता? रुबिस्को एनर्जी को कंजर्व करता है, पेप्सिएज नहीं करता, या फिर पेप्सिएज प्रेजेंट होता है मीज़ोफिल और बंडल सीथ दोनों में ही, बट रुबिस्को नहीं होता? तो इसका आंसर है
कि रुबिस्को O2 से कंबाइन करता है और फोटो रिस्पिरेशन हो सकता है, लेकिन पेप्सिएज ऐसा नहीं करता। इसी वजह से फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता है और C4 प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट निकल करके आते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लोरोप्लास्ट विदाउट ग्रेना आर नोन टू अकर इन। क्लोरोप्लास्ट विदाउट ग्रेना आर नोन टू अकर इन। तो आप ज़रा सोचिए कि मीज़ोफिल सेल्स होगी या बंडल सीड सेल होगी जिसके क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना वाला पार्ट है, यानी जो लाइट रिएक्शन की साइट है, वो बहुत ही कम हो या फिर एब्सेंट हो। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, मीज़ोफिल में या बंडल सीड सेल में? ये होगा हमारा बंडल सीड सेल में। ऐसा क्यों? वो भी C4 प्लांट में। ऐसा क्यों? क्योंकि C4 प्लांट में जो बंडल शीथ सेल हैं हमारे, C4 प्लांट में जो बंडल शीथ सेल हैं हमारे, वहाँ पे होनी है C3 साइकिल। और अगर ग्रेना वाला पार्ट वहाँ पे ज़्यादा हुआ तो ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन। तो ग्रेना में लाइट रिएक्शन होगा तो O2 का लिबरेशन होगा। आप सभी को पता है कि ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है और लाइट रिएक्शन से O2 निकलता है। O2 निकलने से क्या दिक्कत होगी कि जो बंडल शीथ सेल में C4 प्लांट में जो C3 साइकिल होती है, इसका हो सकता है फोटो रिस्पिरेशन। क्योंकि O2 अवेलेबल होगा तो रुबिस्को O2 से जुड़ सकता है RUBP के प्रेजेंस में और फोटो रिस्पिरेशन हो सकती है। इसी वजह से हमारे बंडल शीथ सेल में ग्रेना कम होते हैं ताकि फोटो रिस्पिरेशन न हो सके बंडल शीथ सेल में। बट वहीं अगर हम मीज़ोफिल सेल्स की बात करें तो वहाँ पे ग्रेना वाला पार्ट ज़्यादा होगा कंपेयर टू स्टोमा वाले पार्ट के। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द साइट ऑफ C3 साइकिल इन C3 एंड C4 प्लांट? तो C3 साइकिल जो होती है, C3 प्लांट के बारे में हम बात करें तो उसकी साइट क्या होगी, मीज़ोफिल सेल्स, सबको पता है। बट अगर हम C4 प्लांट में C3 साइकिल के साइट की बात करें तो वो क्या होगा, मीज़ोफिल या बंडल शीथ? तो बंडल शीथ इसका आंसर होगा। तो C3 प्लांट में C3 साइकिल मीज़ोफिल सेल्स में होती है और C4 प्लांट में C3 साइकिल बंडल शीथ सेल में अकर होती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। C4 पाथवे इज़ एडवांटेजियस ओवर द C3 पाथवे इन प्लांट, यानी C4 प्लांट C3 प्लांट से बेटर है, किस वजह से? ऑप्शन ए, अकर इन रिलेटिवली लो CO2 कंसंट्रेशन, या फिर uses more amount of water, या occur in relatively low O2 concentration, या फिर D is less efficient in energy utilization। C4 प्लांट C3 प्लांट की तुलना में इसलिए बेटर है क्योंकि वो लो CO2 कंसंट्रेशन में भी क्या कर लेता है, फोटोसिंथेसिस कर लेता है, कार्बन का फिक्सेशन कर लेता है, शुगर का फॉर्मेशन कर लेता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following material are not recycled between dark and light reaction? तो बेसिक सी बात है कि लाइट और डार्क रिएक्शन जब होता है तो आपको पता है कि जैसे डार्क रिएक्शन में ATP का इस्तेमाल होता है, NADPH का इस्तेमाल होता है, लेकिन लाइट रिएक्शन में इन्हीं का फॉर्मेशन भी हो जाता है, यानी ATP बन जाता है, NADPH बन जाता है। बट O2 और CO2 जो इस्तेमाल होते हैं, क्या इनका जनरेशन और रीजनरेशन होता है? अब खुद करिए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि NADPH बनता है, फिर इसका रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिसाइकलिंग होती है, ADP ATP में चेंज होता है, ATP ADP में चेंज होता है। बट O2 एंड CO2 का रिसाइकलिंग नहीं होती इसमें, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बीच में। ठीक है, CO2 कंज्यूम हो जाता है और O2 हमारा रिलीज़ हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फोटो रिस्पिरेशन टॉपिक से ये कुछ सवाल है। फोटो रिस्पिरेशन इज़ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? फोटो रिस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके वाटर का रिलीज़ होता है, या फिर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके प्रोटॉन का रिलीज़ होता है, या फिर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और CO2 का रिलीज़ होता है,
या फिर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और एटीपी का रिलीज़ होता है। तो फोटो रिस्पिरेशन में तो आपको ये बात तो पता है कि ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, ठीक है। क्या होती है? ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। तो ये भी याद रखिए कि इसमें CO2 का रिलीज़ होता है, क्योंकि फोटो रिस्पिरेशन में जब 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है और वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल के थ्रू क्रॉस करता है तो फाइनली ATP खर्च होती है और CO2 हमारा रिलीज़ होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि फोटो रिस्पिरेशन कितने सेल ऑर्गेनेल के बीच में होता है और उनके ऑर्डर क्या हैं? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालिए। क्वेश्चन नंबर 102, द प्रोसेस विच मेक मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट इज। इसका आंसर तो सबको पता होगा कि C3 और C4 प्लांट के बीच में मेजर डिफरेंस किसका होता है, तो वो है फोटो रिस्पिरेशन का। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड इज़, ये हमारी NCERT की ही लाइन है। रुबिस्को हमारा मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है वर्ल्ड में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन C3 प्लांट व्हेन O2 कंसंट्रेशन इज मोर द O2 बाइंड टू रुबिस्को एंड RUBP गेट चेंज टू। असल में ये स्टेटमेंट जो है वो फोटो रिस्पिरेशन का है कि C3 प्लांट में जो RUBP है अगर रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में O2 से जुड़ता है तो क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का और एक मॉलिक्यूल किसका बनता है? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। इस वजह से 104 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग फोटो रिस्पिरेशन इज। देखिए जो मैंने क्वेश्चन आपसे अराइज करा था वही क्वेश्चन आगे आपसे पूछ लिया गया, तो इसका आंसर करिए आप। इसका आंसर याद करने का जो ट्रिक होती है वो ये होता है कि बहुत पहले मेडिकल का एग्ज़ाम होता था जिसे हम बोलते थे CPMT। आप इसमें से T को भूल जाइए और CPM को याद रखिए। C फॉर क्लोरोप्लास्ट, P फॉर पैराक्सीसोम और M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है इसका। इसी सीक्वेंस में ये C2 साइकिल रन करती है साइक्लिक मैनर में। क्लोरोप्लास्ट से पैराक्सीसोम, पैराक्सीसोम से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से पैराक्सीसोम, पैराक्सीसोम से क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। C4 plant minimizes the photo respiration because C4 plant use Pepsiase to initiate CO2 fixation, या फिर do not carry out Calvin cycle in low CO2 level, या फिर excludes Calvin cycle, या show photo respiration। तो असल में आप इसका आंसर करेंगे A, क्योंकि C4 प्लांट में CO2 फिक्सेशन के लिए कौन होता है? पेप्सिएज होता है, ना कि रुबिस्को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच क्रॉप यूटिलाइजेज सोलर एनर्जी मोर एफिशिएंट। सोलर एनर्जी को सबसे ज़्यादा बेटर तरीके से कौन इस्तेमाल करता है? सोलर एनर्जी से हमारा मतलब है सनलाइट और मोर एफिशिएंसी से मतलब है हमारा फोटोसिंथेसिस की रेट। तो C4 प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं कंपेयर टू C3 प्लांट के। तो हमें अपने C4 प्लांट को इस ऑप्शन में से चूज़ करना है। शुगर केन, शोरगम, ये सारे C4 प्लांट होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुबिस्को परफॉर्म ऑक्सीजनेज एक्टिविटी एट व्हाट? लो CO2 कंसंट्रेशन, हाई CO2 कंसंट्रेशन, हाई H2O कंसंट्रेशन, या फिर लो H2O कंसंट्रेशन। तो रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को परफॉर्म करता है जब CO2 का लेवल कम होता है। अगर CO2 का लेवल ज़्यादा तो रुबिस्को अपने कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, और CO2 का लेवल कम तो वो O2 से जुड़ जाएगा, जिसे हम रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर A इसका आंसर निकल के आता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैराक्सीसोम इन फोटो रिस्पिरेशन हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोलेट, या फिर हेल्प इन ऑक्सीजनेशन ऑफ वैक्यूल, या फिर हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ PGA, या फिर हेल्प इन रिडक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट। ये हायर स्टैंडर्ड्स के सवाल हैं। अगर आप इसके साइकिल को याद करते हो तो आप ये देखते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो अमाइनो एसिड्स बनते हैं। पैराक्सीसोम में क्या होता है?
जो फोटो रिस्पिरेशन में हमने ग्लाइकोलेट बनवाया था 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, असल में इसी का ऑक्सीडेशन होता है और वो ऑक्सीडाइज करके ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से पेरोक्सीसोम इन फोटो रिस्पिरेशन का ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि यही स्टेप पेरोक्सीसोम में अकर होती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अ प्लांट इन योर गार्डन avoid photorespiratory losses, has improved water use efficiency, show high rate of photosynthesis at a high temperature, and has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following psychological group would you assign this plant? एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन कम है, उसकी वाटर को यूज़ करने की भी एफिशिएंसी अच्छी है, हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर पा रहा है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी उसमें हायर है और वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो बेसिक सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? C4 प्लांट। बहुत इजी था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लांट फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस इंक्लूड। प्लांट का कौन सा फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए नंबर, ए साइज ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, या फिर नेचर ऑफ लीव्स, साइज ऑफ मेसोफिल सेल्स एंड लाइट, या फिर मेसोफिल सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल, साइज ऑफ लीफ एंड CO2। तो इसका जवाब है कि अगर हम प्लांट के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम केवल इंटरनल फैक्टर्स की बात करेंगे कि उसके अंदर क्लोरोफिल का अमाउंट कितना है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना है, उनका अरेंजमेंट क्या है, उनका ओरिएंटेशन क्या है, लीफ कैसी हैं, ठीक है, डॉर्सिवेंट्रल लीफ है कि किस प्रकार की लीफ है, इन सारे फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। न कि टेम्परेचर का फैक्टर, न कि CO2 का फैक्टर, ना ही लाइट का फैक्टर, क्योंकि ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंटरनल फैक्टर दैट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन। तो इंटरनल फैक्टर की बात करी है तो हम टेम्परेचर के फैक्टर को हटा देंगे, इन्वायरमेंटल प्रीडिपोजिशन को हटा देंगे, बाकी हमारे पास दो ऑप्शन बचे। तो जेनेटिक प्रीडिपोजिशन हमारा इसको डिसाइड करता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था? मैंने ऑलरेडी लाइन बाय लाइन वाले पोर्शन में आपसे कहा था कि आप इन्होंने कब दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसको याद कर लीजिए, और किसने दिया है ये याद कर लीजिए। तो इसका आंसर है ब्लैकमैन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइट कंपनसेशन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर। लाइट कंपनसेशन पॉइंट किसे कहते हैं? क्या ऑप्शन ए को कहते हैं गैसेस एक्सचेंज अकर इन फोटोसिंथेसिस, या फिर ऑप्शन बी को कहते हैं गैसेस एक्सचेंज डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस, या फिर ऑप्शन सी गैसेस एक्सचेंज रिड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी लाइट इंटेंसिटी बिकम एप्रोप्रिएट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। लाइट कंपनसेशन पॉइंट का मतलब होता है कि जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की जब रेट जो है वो इक्वल हो जाए रेट ऑफ किसके? रिस्पिरेशन के। यानी जब फोटोसिंथेसिस की रेट रिस्पिरेशन के रेट के बराबर हो जाएगी तो इसे हम लाइट कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। और ऐसे केस में जितना भी फोटोसिंथेसिस में O2 रिलीज़ होगा वो रिस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाएगा, जितना भी रिस्पिरेशन में CO2 रिलीज़ होगा वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगा। तो किसी प्रकार का गैसेस एक्सचेंज अकर नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ शोइंग द इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग दिस इज करेक्ट? ऑप्शन ए कहता है कि लाइट इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर इन रीजन ए, या फिर ऑप्शन बी रीजन सी रिप्रेजेंट दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट इंक्रीज फर्दर बाय इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी बिकॉज सम अदर फैक्टर बिकम्स लिमिटिंग, या फिर सी पॉइंट डी रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच सम अदर फैक्टर बिकम्स लिमिटिंग, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बारी बारी से हम हर एक स्टेटमेंट को चेक करते हैं। लाइट इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर इन द रीजन ए, बिल्कुल सही। आप देखिए जैसे जैसे लाइट की हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इन्हांस हो रही है, वो भी प्रोपोर्शनलिटी के साथ। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी सही है।
Region C represent that the rate of photosynthesis is not increased further by the increasing light intensity because some other factor become limiting. बिल्कुल सही. आप इस रेंज को देखिए ध्यान से, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा. आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई है इसके बावजूद भी, क्योंकि बाकी जो फैक्टर्स हैं हमारे, हो सकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है वो वाटर हो, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग हो, कुछ भी हो सकता है. तो अदर फैक्टर के लिमिटेशन की वजह से हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई भी इन्हांसमेंट नहीं देखने को मिल रहा है. इस वजह से ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है. अब हम ऑप्शन सी को देखते हैं. पॉइंट डी रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच सम अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग. बिल्कुल इसी डी वाले पॉइंट पे ही तो आप देखिए कि सैचुरेशन आ गया है, क्योंकि अदर फैक्टर्स लिमिटिंग हो गए होंगे. इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लाइट इज रियली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर एक्सेप्ट इन. लाइट रियली लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे काम करता है. क्यों? क्योंकि जो सैचुरेशन आपने देखा था उस ग्राफ में, जो आपने लाइट की इंटेंसिटी वर्सेस फोटोसिंथेसिस का रेट वाला जो आपने ग्राफ देखा था, तो ये ग्राफ में आपको ये जो सैचुरेशन देखने को मिला था वो 10% ऑफ फुल सनलाइट पे भी हो जाता है. यानी जो सनलाइट होती है उसका 10% भी लाइट अगर प्लांट को रिसीव हो रहा है तो ये वाला पॉइंट प्लांट रीच कर जाएगा. तो लाइट तो रियली लिमिटिंग फैक्टर होता है, लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे लाइट काम कर रहा है तो किस केस में हो सकता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के केस में हो सकता है, जहाँ पे पौधे एक दूसरे से काफ़ी क्लोज एसोसिएट होते हैं, काफ़ी स्ट्रेटिफिकेशन होता है. कुछ बड़े पौधे होते हैं, कुछ उनसे छोटे, कुछ उनसे छोटे. तो जो सबसे छोटे वाले पौधे होते हैं वहाँ तक तो लाइट पहुँचती ही नहीं है, तो उनके केस में हमारा लाइट लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे काम करेगा. ऑप्शन नंबर डी. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अंडर नॉर्मल कंडीशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर. नॉर्मल कंडीशन में तो लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे काम नहीं करता, टेम्परेचर भी नहीं काम करता, क्लोरोफिल भी नहीं काम करता. CO2 हमारा लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे काम कर सकता है. इसीलिए तो जब हम CO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती है. क्वेश्चन नंबर 118. C3 प्लांट शोज ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस एट. कब C3 प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के रेट को ज़्यादा शो करती है? क्या हाई टेम्परेचर पे, या लो O2 कंसंट्रेशन पे, या फिर हाई CO2, या फिर हाई O2 कंसंट्रेशन पे? तो इसका आंसर है हाई CO2 कंसंट्रेशन पे C3 प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि हाई CO2 कंसंट्रेशन पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, और जब फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर शुगर का प्रोडक्शन हाई होगा. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द प्लांट दैट रिस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर एंड शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर. तो हमारे कौन से प्लांट होते हैं? C3, C4, कैंप, या फिर बोथ A एंड B? क्या है इसका आंसर? तो C4 प्लांट हमारे ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं और उनके अंदर हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है. बट अगर हमारे ऑप्शन में ऑप्शन A और C होता तो हम इसको भी पिक कर लेते, क्योंकि कैंप प्लांट भी हमारे क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं और वो भी एफिशिएंट होते हैं. ठीक है. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ट्रॉपिकल प्लांट हैव डैश देन प्लांट एडाप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट. जो इक्वेटर में हमारे प्लांट्स होते हैं उनको ट्रॉपिकल प्लांट्स कहते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स की बात हो रही है. और अगर आप इक्वेटर से ज़रा सा हटते हो तो फिर हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं. वहाँ के प्लांट में काफ़ी डिफरेंस होता है कंपेयर टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की तुलना में. सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि वाटर हैज़ एन डैश इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर ऑप्शन सी द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट डिपेंड ऑन व्हाट. आपसे A, B एंड C को चूज़ करने के लिए बोला है. तो ट्रॉपिकल प्लांट के बारे में आपको बता दूं कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिचनेस हाई होती है, ज़्यादा रेनफॉल होती है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है. इस वजह से वो हाई टेम्परेचर को भी क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं. तो हमारे पास दो ऑप्शन निकल के आए. एक ऑप्शन ये वाला, इसमें भी हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम बोला है, इसमें भी हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम बोला है. अब हम स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं. वाटर हैज़ एन
इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वाटर का फोटोसिंथेसिस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है? तो अगर आपने चैप्टर के लास्ट में वाटर वाले टॉपिक को पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता है कि वाटर कभी भी डायरेक्ट इम्पैक्ट फोटोसिंथेसिस पे नहीं डालता, इनडायरेक्टली डालता है। क्योंकि मान लो वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, या मान लेते हैं कि फोटो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, एवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, तो ऐसे केस में स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वजह से हमारा इनडायरेक्ट इसका सही आंसर होगा, और इस वजह से हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी निकल के आता है ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 121 का फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड CO2 कंसंट्रेशन, थर्ड क्लोरोफिल अरेंजमेंट एंड फोर्थ वाटर। अमॉन्ग द गिवन फैक्टर आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। तो इसने एक्सटर्नल फैक्टर की बात करी है। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आता है? एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर आता है, CO2 आता है और वाटर का फैक्टर आता है। इस वजह से 121 का ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे ये वाला MCQ का सेशन ख़त्म होता है।